Hello friends, how are you? Welcome back in your YouTube channel Advanced Physics। आज का हमारा टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा। दोस्तों एल्कली स्पेक्ट्रा पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। अगर आपको स्टडी करनी है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का 25 वीडियो को सर्च मार सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कली स्पेक्ट्रा का। शॉर्ट व्यू देखेंगे कि एल्कली स्पेक्ट्रा होता कैसे, क्या होता है, तो थोड़ी सी बात करेंगे एल्कली स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। सेकंड हम बात करेंगे कि एल्कली स्पेक्ट्रा का फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइन स्ट्रक्चर जैसे कि आपको ये पता है, जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा होता था उसमें 5 सीरीज होती थी। ठीक है, तो 5 सीरीज होती थी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में। ऐसी एल्कली स्पेक्ट्रा में भी 4 सीरीज मिलती है हमें। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में हर एक स्पेक्ट्रल लाइन का अपना फाइन स्पेक्ट्रम होता था। मींस एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती थी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ऐसे ही क्या होता है, एल्कली स्पेक्ट्रा की भी हर एक स्पेक्ट्रल लाइन का अपना फाइन स्पेक्ट्रम होता है। और वो फाइन स्पेक्ट्रम या फाइन स्ट्रक्चर इसलिए जनरेट हो जाता है क्योंकि उसमें भी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है। तो फाइन स्ट्रक्चर हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला उसके बारे में हम फाइन स्ट्रक्चर में बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, क्लियर हो गया। फिर एक्सपेरिमेंटली के बाद हमें जो मिला उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग से। तो फिर नेक्स्ट में बात करूंगा एक्सप्लेनेशन की, कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की हेल्प से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फाइन स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा को। एंड थर्ड फिर फोर्थ हम बात करेंगे थ्योरी की, थ्योरी ऑब्लिक कैलकुलेशन। अब थ्योरी ऑब्लिक कैलकुलेशन हम करेंगे क्या, देखो आपको पता है फाइन स्ट्रक्चर कब जनरेट होता है, जब कोई एनर्जी लेवल नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो जाता है। ये कोई हायर एनर्जी लेवल है, ये नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो गया, और ऐसी लोअर एनर्जी लेवल है वो नंबर ऑफ लेवल में स्प्लिट हो गया। तो इस स्प्लिटिंग की वजह से जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है। तो तभी तो हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम का फाइन स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक स्पेक्ट्रल लाइन के नंबर ऑफ कंपोनेंट हमें मिल जाते हैं। तो हम कैलकुलेशन या थ्योरी में कैसे हम ये बात करेंगे कि कैसे ये एनर्जी लेवल का जो ये डेल्टा ई है इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन में हम ये डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे, और थ्योरी में हम वही स्पिन ऑर्बिटल की कपलिंग की थ्योरी लगाएंगे। उससे देखेंगे कि एनर्जी की स्प्लिटिंग कैसे होती है या एनर्जी करेक्शन कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा के फॉलोइंग 4 पॉइंट पे बात करूंगा। जिन लोगों को ये वीडियो इन 4 पॉइंट पे देखना है वो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। तो सबसे पहले समझते हैं एल्कली स्पेक्ट्रा क्या होता है। एल्कली दोस्तों एल्कली स्पेक्ट्रा को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम एटम का। तो सोडियम एटम क्योंकि एल्कली एटम होते हैं, तो सोडियम एटम के स्ट्रक्चर में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अगर मैं इसके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये जो मैंने स्टेट दिखाई, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, ये सोडियम एटम का ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये एक एल्कली एटम का एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल से समझेंगे कि स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट हो सकता है। देखो जो ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। तो देखो ये जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में कहां कहां जा सकता है वो देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s।
इनमें से किसी में भी जा सकता है, इस एस को छोड़ एक्साइटेड स्टेट में वो इनमें से किसी में भी जा सकता है। आगे भी और ऑर्बिटल हो सकते हैं, लेकिन इनमें से वो किसी में भी जा सकता है। तो किसमें जा सकता है? 3p में, 3d में, 4s में, 4p में, 4d में, 4f में। इसका मतलब वो किसी भी मीन्स 3s यानी किसी हायर ऑर्बिटल से किसी लोअर ऑर्बिटल में जब भी वो जंप करेगा तो वो स्पेक्ट्रा जनरेट करेगा। ठीक है, और वो स्पेक्ट्रा L3 स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन एक सिलेक्शन रूल फॉलो करता है। सिलेक्शन रूल क्या होगा? +-1। आपको बता दूं ये सिलेक्शन रूल कैसे काम करता है। S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1, D के लिए L की वैल्यू होती है 2 और F के लिए L की वैल्यू होती है 3। तो मीन्स ट्रांजिशन सिर्फ 1 यूनिट गैप का होना चाहिए। मीन्स P से S में ट्रांजिशन हो सकता है, D से P में ट्रांजिशन हो सकता है और F से D में ट्रांजिशन हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रांजिशन से L3 स्पेक्ट्रा की हमें 4 सीरीज मिलती हैं। फर्स्ट जो हम कहते हैं सबसे पहले शार्प सीरीज। तो शार्प सीरीज कब जनरेट होती है? जब ट्रांजिशन किसी हायर s ऑर्बिटल से किसी लोअर p ऑर्बिटल, तो लोअर p ऑर्बिटल यहां कहां दिख रहा है? ये लोअर p ऑर्बिटल यही है 3p पे जब ट्रांजिशन होता है तो इस ट्रांजिशन से हमें शार्प सीरीज मिलती है। और यहां आप लिख सकते हो वेयर n की वैल्यू आपका 4, 5, 6 etc। कैसे मैंने 4 बोला? क्योंकि 3 तो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट पे हो गई ना, तो हमें तो एक्साइटेड स्टेट से जंप कराना है। तो इसके बाद जो पीक से ज्यादा एनर्जी, 3p से ज्यादा एनर्जी वाला जो s स्टेट होगी वो 4s स्टेट होगी। तो 4, 5, 6 etc से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3p ऑर्बिटल में तो हमें शार्प सीरीज मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? यानी एक एग्जांपल ले लें तो 4s से 3p में जब ट्रांजिशन होगा तो यहां से मुझे शार्प सीरीज मिलेगी। ठीक है, शार्प सीरीज भी कह सकते हैं, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, एक स्पेक्ट्रल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके बाद बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। चलो इसको निकाल देते हैं, यहीं पे इसके सामने ही डायग्राम बना सकते हैं, है ना। यानी शार्प सीरीज कब? जब इसे हम कह देते हैं 4s, 5s, 6s मीन्स जब जंप इनमें से किसी भी से भी 3p में होता है तो यहां से हमें शार्प सीरीज मिलती है। क्लियर हो गई बात? अब सेकंड सीरीज होती है प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है। प्रिंसिपल सीरीज क्या होती है? देखो, प्रिंसिपल सीरीज में जब p ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल में जंप होता है, मीन्स किसी p ऑर्बिटल से किसी भी p ऑर्बिटल से, तो हम n लिखते हैं, किसी भी p ऑर्बिटल के लिए n से किसी नहीं, सिर्फ 3s ऑर्बिटल में जब जंप होता है तो ये देखो यहां पे हम सिलेक्शन रूल भी फॉलो कर रहे हैं। डेल्टा L की वैल्यू देखो, s के लिए L की वैल्यू 0 और p के लिए L की वैल्यू 1 यानी -1। सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो p के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और s के लिए L की वैल्यू 0, तो सिलेक्शन रूल अगेन फॉलो कर रहा है +1 यानी 1 यूनिट का गैप हो रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल भी फॉलो करना है। तो समझो कि जो प्रिंसिपल सीरीज होती है कब? जब किसी हायर p ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3s ऑर्बिटल में, तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिलती है वो उसे हम प्रिंसिपल सीरीज कहते हैं। तो इसका डायग्राम आप ऐसे दिखा सकते हो, 3p, 4p, 5p और नीचे आप 3s दिखा दो। तो इस टाइप से जो सीरीज हमें मिलेगी वो हमें प्रिंसिपल सीरीज मिलेगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गई बात? अगेन यहाँ पे n को डिफाइन कर दूं, वेयर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, 4, 5, 6। मैंने 3 से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज इस 3s से हायर एनर्जी का 3pb है, 3pb है, 4pb है एंड 5p, ये सब भी होंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड सीरीज है वो कौन सी होती है? प्रिंसिपल के बाद शार्प सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज एंड थर्ड होती है डी,
थर्ड सीरीज होती है डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज क्या होती है? डिफ्यूज सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी डी हायर डी ऑर्बिटल से, किसी हायर डी ऑर्बिटल से किसी लोअर पी ऑर्बिटल में, तो लोअर पी ऑर्बिटल 3p ही होगा, और किसी भी, तो ये हम किसी भी के लिए n लगा दें, लेकिन जंप हमेशा 3p में ही होनी चाहिए, है ना? समझ रहे हो? शार्प सीरीज में जंप हमेशा 3p में होनी चाहिए, प्रिंसिपल सीरीज में जंप हमेशा 3f में ही होनी चाहिए, और डिफ्यूज सीरीज में जंप हमेशा 3p में ही होनी चाहिए। वेयर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेयर n इक्वल टू 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से जो हमें सीरीज मिलेगी वो हमें डिफ्यूज सीरीज मिलेगी। क्लियर हो गई बात? अगेन इसका डायग्राम आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे दिखा दो देना। ये हो जाएगा 3D, 4D, 5D, और नीचे दिखा देना 3P। तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रल लाइंस, हमें जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो डिफ्यूज सीरीज का पार्ट होगी, ठीक है। और लास्ट सीरीज होती है फंडामेंटल सीरीज। फंडामेंटल सीरीज, तो फंडामेंटल सीरीज कैसे जनरेट होती है? जब किसी हायर एफ ऑर्बिटल से, तो किसी हायर एफ ऑर्बिटल के लिए हम NF लगाएंगे, ठीक है। किसी हायर एफ ऑर्बिटल से किसी लोअर डी ऑर्बिटल, कौन सा डी ऑर्बिटल? 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में जब जंप होती है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की, तो हमें डिफ्यूज सीरीज, फंडामेंटल सीरीज मिलती है, ठीक है। तो इस F की वैल्यू देखो, F कहां से स्टार्ट है? इस 3 सेल, थर्ड सेल में तो होगा नहीं, फोर्थ सेल में ही F ऑर्बिटल मिलता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर हो गई बात? इसका डायग्राम बना दोगे तो यहाँ पे ऐसे दिखा दोगे, इसे हम 4f, 5f, 6f दिखा दें, और नीचे हम क्या दिखा दें? 3D दिखा दें। तो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होंगी वो फंडामेंटल सीरीज की होंगी। दिखाई दे रहा है? क्लियर हो गई बात? इस तरह से हमें एल्कली स्पेक्ट्रा में 4 सीरीज मिलती है। आप फटाफट इसे नोट कर लो, फिर इसके फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करें फाइन स्ट्रक्चर की, तो सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली, ठीक है, सेम हेडिंग है, एल्कली स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो फाइन स्पेक्ट्रम में, फाइन स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है वो देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले हमने ए सीरीज, शार्प सीरीज पढ़ी थी, शार्प सीरीज, ठीक है। शार्प सीरीज कब जनरेट होती है? जब किसी हायर एस ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल में जंप होता है, ठीक है। तो हमें शार्प सीरीज मिलती है, वेयर n की वैल्यू हो गई 4, 5, 6, 7, 86। तो इसका जब एक्सपेरिमेंटली, जब फाइन स्ट्रक्चर जब इसका देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो हमें मिला कि ये इनमें हर एक स्पेक्ट्रल लाइन, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 4s से जो 3p में जब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो जो इसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये 2 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती थी। तो हम कहते थे डबलेट मिलता था। इनफैक्ट हर एक स्पेक्ट्रल लाइन की बात करूं मैं, 5s से अगर 3p में जब स्पेक्ट्रल लाइन, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था, तो इससे भी मुझे डबलेट ही मिलता था। क्लियर हो गई बात? मीन्स मैं ये कहूं कि शार्प सीरीज की हर एक स्पेक्ट्रल लाइन का मुझे डबलेट मिलता था। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, वी गेट अ डबलेट, वी गेट अ डबलेट ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ शार्प सीरीज। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो। क्लियर हो गई बात? बेटा ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम सेकंड बात करेंगे बी प्रिंसिपल सीरीज की। प्रिंसिपल
सीरीज। तो आपको पता है प्रिंसिपल सीरीज कब जनरेट होती है, जब किसी हायर p ऑर्बिटल से किसी के लिए हम n लगा देते हैं, किसी हायर p ऑर्बिटल से लोअर s ऑर्बिटल, लोअर s तो आपको पता है 3s ही है, लोअर s ऑर्बिटल में जब जंप होता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का तो हमें प्रिंसिपल सीरीज मिलती है। और प्रिंसिपल सीरीज की हर एक स्पेक्ट्रल लाइन का भी डबलेट स्ट्रक्चर होता है। तो यानी सेम लाइन आप लिखोगे, यहाँ अगेन वेयर लिखोगे, वेयर n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 etc। और फिर ये सेम लाइनें इसके लिए भी अप्लाई कर दो। इसका भी हमें यानी मीन्स कहने का मतलब ये था कि अगर मैं कहूं कि 3p से 3s ऑर्बिटल में जब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है उसकी जब स्टडी की गई तो हमें ये पता चला वो एक स्पेक्ट्रल लाइन के दो कंपोनेंट मिल रहे थे मुझे, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं दो स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन के हमें जब हमने हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट से उस स्पेक्ट्रल लाइन की स्टडी की तो हमने देखा कि वो एक स्पेक्ट्रल लाइन दो स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बनी थी, या एक तरह से हम कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रल लाइन के हमें दो कंपोनेंट मिल रहे थे। क्लियर हो गई बात? ऐसा इसके साथ ही नहीं था, अगर हम 4p से भी इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है 3s में तो भी जो एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलती है उसको भी जब हमने स्टडी की तो भी मीन्स हर एक स्पेक्ट्रल लाइन, प्रिंसिपल सीरीज की भी हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के दो कंपोनेंट मिल रहे थे, या हम उसे कह सकते हैं वी गेट अ डबलेट ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ, साथ की जगह आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल सीरीज। ठीक है, तो यहाँ ईच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ शार्प सीरीज एंड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एंड प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज दोनों के लिए मैंने लिख दिया। वी गेट अ डबलेट ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ शार्प सीरीज एंड प्रिंसिपल सीरीज। ठीक है, मैं मिटा दूं। तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली फाइन स्ट्रक्चर मिल रहा था। तो इतनी लंबी लंबी बातें ना करके मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसका भी एक डबलेट मिल रहा था मुझे और इसका भी मुझे डबलेट मिल रहा था। कैसे लिखना है मैंने लाइन लिख के बता दी, तो इसका भी मुझे डबलेट मिल रहा था। अच्छा, फिर थर्ड सीरीज क्या थी, प्रिंसिपल शार्प, प्रिंसिपल डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज कब जनरेट होती है, जब किसी हायर डी ऑर्बिटल से, हायर डी ऑर्बिटल यानी एन डी से किसी लोअर पी यानी किसी भी नहीं सिर्फ 3p ऑर्बिटल में जब जंप होती है तो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उन्हें हम डिफ्यूज सीरीज के अंदर रखते हैं। वेयर एन की वैल्यू क्या हो गई, 3, 4, 5, 6 etc। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब डिफ्यूज सीरीज आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 3d ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल में जब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो मुझे डिफ्यूज सीरीज की एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। अब जब उस स्पेक्ट्रल लाइन को हमने हाई क्वालिटी डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग या हाई क्वालिटी स्पेक्ट्रोस्कोप से जब देखा तो हमने देखा कि एक स्पेक्ट्रल लाइन के तीन कंपोनेंट मिल रहे थे, या हम ये कहें कि एक स्पेक्ट्रल लाइन तीन स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कहें कि एक स्पेक्ट्रल लाइन के हमें तीन कंपोनेंट मिल रहा है। इनफैक्ट इसके लिए ही नहीं, हम ये कहें कि 4d से 3p में भी जब ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जंप करता था तो उस लाइन के भी हमें कितने कंपोनेंट मिलते थे, तीन कंपोनेंट मिलते थे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इनफैक्ट हर एक मींस डिफ्यूज सीरीज की हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के हमें तीन कंपोनेंट मिलते हैं। दैट इज एक्सपेरिमेंटली, ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेरिमेंटली वी गेट थ्री कंपोनेंट्स को आप ट्रिपलेट भी कह सकते हो। एक्सपेरिमेंटली वी गेट थ्री कंपोनेंट यानी ट्रिपलेट ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज। समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं बोल बोल के तो लिख ही रहा हूं, मेरी राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लेना।
और इसी चीज को अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो आप इसके सामने क्या लिख देना कि यहां से मुझे ट्रिपलेट मिलता है, यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन के 3 कंपोनेंट मिलते हैं, तो इसको मैं ट्रिपलेट भी कह सकता हूं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिल रहा था। बेटा और फोर्थ सीरीज क्या है हमारी, डिफ्यूज के बाद होती है फंडामेंटल सीरीज। फंडामेंटल सीरीज, तो आपको पता है फंडामेंटल सीरीज कब जनरेट होती है, जब किसी हायर एफ ऑर्बिटल से किसी लोअर डी ऑर्बिटल में जब जंप होता है तो हमें फंडामेंटल सीरीज मिलती है, वेयर n इक्वल टू 4 5 6 7 8। अब फंडामेंटल सीरीज की भी हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के क्या मिलते थे, हमें 3 कंपोनेंट मिलते थे, यानी मैं एक तरह से कह सकता हूं यहां पे भी मुझे ट्रिपलेट मिल रहा था। ठीक है, तो ये था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला है। अब ठीक है, तो इसको आप नोट करें। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, मैंने हमेशा से ही ये बताया है कि जो फाइन स्ट्रक्चर किसी एटम का जनरेट होता है वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होता है। स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक है, अब मैंने ये बात कब की, जब मैंने आपको हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब मैंने बात की थी स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बारे में। देखो, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन से हम कैलकुलेट क्या करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ये सामने हूँ, यहाँ पर भेज दो ऑफ एटम। ये तुम्हारे ये जस्ट ठीक है, यानी अगर मुझे ये समझना है कि स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या है, तो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन के हेल्प से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जे, यानी इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होता है जे प्लस 1 h। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम को हम कैपिटल जे से दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला, वेयर ये जो जे है, स्मॉल जे है, इसे हम कहते हैं टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने से पता क्या चलता है, एटम की स्टेट्स पता चलती है, यानी इससे हमें ये पता चलता है एटॉमिक स्टेट्स। अब आप कहोगे एटॉमिक स्टेट्स कैसे पता चली, मीन जे की जितनी वैल्यू होगी, इस जे की जितनी भी वैल्यू होगी, इस जे की कितनी वैल्यू होती है मैं आपको बताऊं, इसकी होती है 2j+1 वैल्यू। इस जे की जितनी वैल्यूज होती हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले से, यानी 2j+1 वैल्यूज होती है। मैं बताऊंगा कैसे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने किसी एटम की का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम कैलकुलेट किया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर चाहिए। अब इस टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 1/2 आ रही है, 3/2 आ रही है, तो हम कहेंगे कि एटम के 2 एंगुलर मोमेंटम मिल रहे हैं, इसका मतलब एटम की 2 एनर्जी स्टेट मिल रही है। समझ में आ रही है, जितने ही क्वांटम नंबर होंगे, जितनी इस टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी, उतने नंबर ऑफ स्टेट्स, एटॉमिक स्टेट्स हमें मिलेंगे। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिसिटी निकाले, यानी 2s+1 कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, मींस स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन से हमें नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स भी पता चल जाता है, सिंपल वे में अगर हम करें तो। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सबसे पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, ये भी पता होना चाहिए।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम को हम कैपिटल एस से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू होती है S+1 H कैट। एक तो हमें ये पता होना चाहिए, दूसरा हमें ये भी पता होना चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, और उसका फॉर्मूला होता है L = स्मॉल l L+1 H कैट। अब आप कहोगे ये जो स्मॉल l है, ये स्मॉल s है, ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। और जो यहाँ पे स्मॉल l है, ये है l है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है। और मैंने बोला ये J, क्योंकि मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम जो मुझे ये बताएगा नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बताएगा। नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स मीन्स मुझे ये जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर या टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम है, ये मुझे क्या बताता है? नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए इस J की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये J की वैल्यू L-S to L+S विद 1 यूनिट गैप होती है, विद 1 यूनिट गैप ये होती है। क्लियर हो गई बात? अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल बता दें, तो एग्जांपल से देखो, अगर L की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू हाफ है, तो J की क्या वैल्यू हो जाएंगी? एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा हाफ, और एक बार ऐड करोगे आएगा 3/2। यानी एटम की एक एनर्जी स्टेट दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाएगा ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ये J की जितनी भी वैल्यू होंगी उतने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट मुझे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये छोटा छोटा। अब प्रॉब्लम क्या है, इस J को कैलकुलेट करने के लिए मुझे L और S की भी वैल्यू चाहिए। अब S और L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इसको आप फटाफट नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। देखो, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम है वो कैसे कैलकुलेट होता है? ये होता है स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। ठीक है, ये होता है सम ऑफ ऑल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, ये होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एल्किली एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस सिचुएशन में हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हाइड्रोजन एटम के केस में हमें पता था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैंने हाइड्रोजन एटम के केस में बताया होगा। ठीक है, और ऐसी अगर मैं कहूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम क्या है, तो ये है सम ऑफ, इसको भी क्या कहेंगे हम? ये कैसे कैलकुलेट हो पाएगा? जब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। क्लियर हो गई बात? देख लो, बहुत टेढ़ी खीर है। कहने का मतलब है अगर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम डिटरमाइन करना है तो मुझे ये J डिटरमाइन करना है, स्मॉल j। अब ये स्मॉल j किस पे डिपेंड करता है? इस स्मॉल l पे और इस स्मॉल s पे। अब स्मॉल l और स्मॉल s कब कैलकुलेट कर पाएंगे? जब मुझे ये चीज पता होगी, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ऐसी सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है,
अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने एक हमें शॉर्टकट मेथड बताया। शॉर्टकट मेथड क्या था वो एक बार हम नोट करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये अपने माइंड में रखना, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, all the paired electron of an atom has zero. All the paired electron has zero spin angular momentum and orbital angular momentum। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? All the paired electron of an atom has zero spin angular momentum, मीन्स उन इलेक्ट्रॉनों का अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होता है। मीन्स सभी का जब मैं ऐड करूंगा, और सभी का किन का, जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन सबका अगर मैंने स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड किया तो वो भी जीरो आएगा, और उन सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया तो वो भी जीरो आएगा। इस लाइन का मतलब ये है, ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैज जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये लाइन इतनी मेरी बात को क्लियर नहीं कर रही है, तो हम इसको करेक्ट बना देते हैं। फर्स्ट दो स्टेटमेंट बना देते हैं, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इज जीरो। एंड ऐसी सेकेंड आप क्या बना सकते हो, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये दो बातें हमें पता है, तो आप, क्योंकि हम ये किसके लिए एक्सप्लेन करें, एल्कली स्पेक्ट्रा के लिए, यानी एल्कली एटम के बारे में बात करें। तो एल्कली एटम में सभी जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो है, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी जीरो है, और सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो है। तो इसका मतलब मुझे किसकी वजह से एटम के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, ड्यू टू ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये लाइन कैसे बन जाएगी, सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ऐड करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जितने भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, ऑल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है। और ऐसे ही आप क्या करोगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई ये बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इन केस ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, आपको पता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एल्कली स्पेक्ट्रा में, मींस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल्कली एटम अगर मैं बोलूं तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S इक्वल टू S+1 H के, और S की वैल्यू हो जाएगी हाफ फॉर सिंगल अनपेयर्ड, समझ में आ गई बात। इसका मतलब एल्कली एटम का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ऐसी
इतने कॉन्सेप्ट को पता करने के बाद हमें ये पता चला जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, L+1 H ये L क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और ये हमें कैसे पता चल जाएगी, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है उससे पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हमें पता चल जाएंगी तो हम जे भी पता कर सकते हैं, जे वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होता है। ठीक है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मींस क्या होता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को सम करने के बाद जो हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम मिलता है वो हमें एटम की एक स्टेट बताता है। ठीक है, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से एटम की एक एनर्जी स्टेट कितने नंबर ऑफ स्टेट्स में स्प्लिट हुई है। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं। तो ये सब मैं मिटा दूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शार्प सीरीज का फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम शार्प सीरीज देख लेते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। शार्प सीरीज है ना, शार्प सीरीज का फाइन स्पेक्ट्रम डिटेल में समझेंगे कि कैसे फाइन स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है। तो देखो शार्प सीरीज कब जनरेट होती है, जब ns ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल में ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो आपको पता है एल्कली एटम में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 4 5 6 7 etc। ये क्या है, ns क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, इस हायर एनर्जी स्टेट में एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो s हाफ हो जाएगा। सिंगल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। क्योंकि s ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये j जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, इसकी j की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, L माइनस s से लेके L+s तक जाएगी विद 1 यूनिट गैप, विद 1 यूनिट गैप। यही फॉर्मूला लिख पाया था। तो जब दो वैल्यू हमें पता हो तो j की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। सब्सट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे, दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, j की वैल्यू हाफ। मींस ये जो हायर एनर्जी स्टेट है इसकी स्प्लिटिंग हुई नहीं स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से। तो इसका मतलब जो ns स्टेट है वो अनस्प्लिटेड रहेगी। तो अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में लिखूं तो इन तीन क्वांटम नंबर के लिए s हाफ, l 0 और j की वैल्यू हाफ के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो 2s+1। तो s की वैल्यू ये है तो 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। l की वैल्यू l = 0 के लिए l की जगह हम क्या लिखते हैं, s। और j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू की जगह हाफ, क्योंकि हाफ आ रही है। तो यानी ns एनर्जी स्टेट को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में क्या दिखा सकते हैं, 2s1/2। ठीक है, इसका मतलब इस स्टेट में टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ एक आ रही है। मींस एटम की एनर्जी अनस्प्लिटेड रह गई। अगर दो आती इसका मतलब स्प्लिटिंग हुई है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक है, समझ गए, मिटा दूं। अच्छा, हायर एनर्जी स्टेट में हमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिला, मींस एक सिंगल j की वैल्यू मिली, वो थी 2s1/2। अच्छा, लोअर एनर्जी स्टेट क्या है, 2p। तो ये क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट। देखो एनर्जी स्टेट को मैं ES से दिखाऊंगा आपको। तो लोअर एनर्जी स्टेट में एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ हो जाएगी। क्योंकि ये p ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब j की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, l माइनस s टू l प्लस s विद 1 यूनिट गैप, विद 1 यूनिट गैप। तो देखो अब वैल्यू अप्लाई करो, तो जब सब्सट्रैक्ट होंगे तो मुझे हाफ मिलेगा, ऐड होंगे तो वो 3/2 मिलेगा। अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनाऊं, मींस 2s+1 एंड j वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो देखो s की वैल्यू हाफ है तो अगेन 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। l
की वैल्यू 1 है तो हमें L की जगह क्या लिखना होगा P, और J की वैल्यू क्या है हाफ है तो एक बार हाफ, और J की वैल्यू जब 3/2 है तो मुझे 3/2 मीन्स यहाँ पे टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम की 2 वैल्यू मिलेंगी। मीन्स एक एनर्जी स्टेट ऑफ एटम जिसे हम 2p से दिखा रहे हैं वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया, जिनको हम दिखा सकते हैं 2p 3/2 से एंड 2p 1/2 से। ठीक है, तो जो हमें सात सीरीज में एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी, अब वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हुई है उसकी वजह से ये एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, देखो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट होती है, वो डिटरमाइन करने के लिए हमें ये सिलेक्शन रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। J = 0 ±1, डेल्टा L की वैल्यू है ±1 और डेल्टा S की वैल्यू है 0। अगर आप ये सिलेक्शन रूल अप्लाई करोगे तो हमें ये पता चलेगा, देखो सिलेक्शन रूल सिंपली क्या कहते हैं कि S की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो सबके लिए S की वैल्यू सेम है 2 2 2 S, देखो ना 2s+1 में S की वैल्यू क्या है हाफ, यानी अगर ये 2 है इसका मतलब स्पिन की वैल्यू हाफ है, तो तीनों ही स्टेट में स्पिन की वैल्यू हाफ है, मीन्स स्पिन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी ट्रांजिशन ले सकते हैं। ऑर्बिटल में ट्रांजिशन मीन्स S से P स्टेट में ट्रांजिशन में 1 यूनिट का गैप मिल जाएगा हमें, ठीक है, यानी S से P में ट्रांजिशन हो सकता है। और J कहने का मतलब है हाफ से हाफ में अगर ट्रांजिशन हुआ मींस ये J जो S के नीचे ये सफिक्स में 1/2 और P के नीचे सफिक्स में ये 3/2, ये J को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हाफ से हाफ में हुआ तो डेल्टा J की वैल्यू 0 है, और जब हाफ से 3/2 में हुआ तो J की वैल्यू -1 है, तो वो ट्रांजिशन अलाउड है। मींस एक स्पेक्ट्रल लाइन 2 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाएगी, मींस हमें क्या मिल रहा है डबलेट मिल रहा है। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं कि स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से एक स्पेक्ट्रल लाइन जो 60 सीरीज की एक स्पेक्ट्रल लाइन के 2 कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, इसे आप उतार लो। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। तो 60 सीरीज के बारे में बात करने के बाद प्रिंसिपल सीरीज के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है, हमने देख लिया था 7 सीरीज का हमें डबलेट मिल रहा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल सीरीज कैसी होती है देख लेते हैं। प्रिंसिपल सीरीज जब NP से 3s में ट्रांजिशन होता है, वेयर n की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 etc। ये तो इस टाइप के ट्रांजिशन से हमें क्या मिलती है प्रिंसिपल सीरीज मिलती है। तो यहां पे हायर एनर्जी स्टेट क्या हुआ NP, ठीक है, यानी P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एल्कली एटम के पास एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए S की वैल्यू हाफ हो गई। और चूंकि ये P ऑर्बिटल में है इसलिए L की वैल्यू 1 हो गई। तो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J है वो कहां से जाएगा L - S से L + S तक, L - S to L + S विद 1 यूनिट है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहां से हमें J की वैल्यू हाफ एंड 3/2 मिल रही है। इसका मतलब अगर मैं इस J हाफ और J 3/2 के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखूं तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2s+1 Lj वाले फॉर्मूले से S की वैल्यू हाफ है तो 2s+1 की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1 है यानी हमें P लिखना होगा, और J की वैल्यू एक बार हाफ है और एक बार 3/2 है। मीन्स जो हायर एनर्जी स्टेट है, जो NP वाला जो एनर्जी स्टेट है वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, एक 2p 3/2 और एक 2p 1/2। अब चूंकि ये 3s स्टेट में है तो लोअर एनर्जी स्टेट क्या हो गई s ऑर्बिटल, मिटा दो इसको, तो 3s लोअर एनर्जी स्टेट, तो s स्पिन
क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होगी बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड एल की वैल्यू 0 है बिकॉज ये s ऑर्बिटल में है। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाहे आप ऐड कर लो चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, आने वाला क्या है हाफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो गया 2s हाफ। मीन्स जो ये 3s ऑर्बिटल है वो अनस्प्लिटेड रह गया और उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है। मीन्स यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें डबलेट मिल रहा है। क्लियर है? इसका मतलब प्रिंसिपल सीरीज के लिए भी जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो उसके दो कंपोनेंट मिल रहे हैं। यानी यहां पे भी हमें क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल सीरीज के लिए भी हमें डबलेट मिल रहा है। ठीक है, नोट बेटा। अब बात करते हैं थर्ड सीरीज जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड सीरीज। डिफ्यूज सीरीज। अब डिफ्यूज सीरीज कब जनरेट होती है, जब किसी d ऑर्बिटल से किसी d यानी ND से 3p में जब ट्रांजिशन होता है तो हमें डिफ्यूज सीरीज मिलती है, वेयर n की वैल्यू होगी 3, 4, 5, 6 etc। ठीक है, तो हायर एनर्जी स्टेट क्या हुआ, हायर एनर्जी स्टेट क्या होगा ND। तो D के लिए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो S की वैल्यू हाफ होगी, और क्योंकि ये d ऑर्बिटल में है इसलिए L की वैल्यू 2 होगी, 2 हो जाएगी। और J की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, ऐड करोगे तो आ जाएगा 5/2। अगर इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा 2d 3/2 एंड 2d 5/2। क्लियर हो गई बात। मीन्स जो हायर एनर्जी स्टेट था, जो ND स्टेट था, वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से दो लेवल में स्प्लिट हो गया, जिनको हम 2d 5/2 एंड 2d 3/2 से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हायर एनर्जी स्टेट की बात हुई। चलो बेटा पॉज करके नोट करना। अब लोअर एनर्जी स्टेट की बात करते हैं। तो लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट क्या होगा 3p। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू हाफ हो गई और l की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि ये p ऑर्बिटल में है। j की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट करोगे तो हाफ आएगा, ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में लिखें तो ये 2p 1/2 एंड 2p 3/2 हो गया। इसका मतलब जो ये हमारा 3p जो लेवल था, जिसमें जब इलेक्ट्रॉन ND लेवल से 3p में जंप कर रहा था, तो जो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी वो इस एनर्जी के वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से देखो कितने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। वो देखते हैं वो कैसे पता चलेगा, सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे। तो सिलेक्शन रूल अगेन देख लेते हैं। डेल्टा J इक्वल टू 0 ± 1, डेल्टा L इक्वल टू ±1, डेल्टा S इक्वल टू 0। तो मीन्स D से P में ट्रांजिशन हो सकता है, ऊपर वाले D से P में ट्रांजिशन हो सकता है बिकॉज डेल्टा L की वैल्यू 1 यूनिट का गैप फॉलो करेगी। J यानी 5/2 से 3/2 में ट्रांजिशन हो सकता है, इसके लिए J की वैल्यू +1/2 होगी। 3/2 से 3/2 में अगर मीन्स यहाँ 3/2 से 3/2 में ट्रांजिशन होता है तो J की वैल्यू 0 रहेगी, ये भी रूल फॉलो करेगी। लेकिन 5/2 से 1/2 में ट्रांजिशन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे J के लिए 2 यूनिट का गैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, J का जो गैप है, डेल्टा J का जो गैप है वो 0 और ±1 ही हो सकता है। तो जो ट्रांजिशन होंगे, अगर मैं ये सारे सिलेक्शन रूल फॉलो करूंगा तो मेरे पास जो ट्रांजिशन आएंगे वो ये आएगा, एक ये मीन्स एक स्पेक्ट्रल लाइन ट्रिपलेट यानी 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। मीन्स डिफ्यूज सीरीज में हमें मिल रहा है ट्रिपलेट। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो बेटा। ठीक है, तो हम समझा पा रहे हैं स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की हेल्प से हम ये समझा पा रहे हैं, या एक तरह से हम कहें स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की जगह हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग और स्पिन ऑर्बिटल
कपलिंग। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की हेल्प से हम ये समझा पा रहे हैं कि कैसे फाइन स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है एल्कली स्पेक्ट्रा का। और लास्ट में आता है फंडामेंटल सीरीज। तो फंडामेंटल सीरीज कब जनरेट होती है? जब आपका किसी हायर एफ ऑर्बिटल से किसी लोअर डी ऑर्बिटल में स्पेक्ट्रल लाइन ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, 5, 6, 7 etc। तो यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट क्या है? NF इज द हायर एनर्जी स्टेट। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, इसलिए s की वैल्यू हाफ। f स्टेट में यानी l की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है एंड f के लिए 3 होती है l की वैल्यू। तो j की क्या वैल्यू हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट करोगे आएगा 5/2, ऐड करोगे तो आएगा 7/2। ठीक है, अगर मैं इसको उसमें लिखूं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में लिखूं, तो ये हो जाएगा 2f 5/2 एंड 2f 7/2। इसका मतलब जो हायर एनर्जी स्टेट है जिसे हम NF दिखा रहे हैं, वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से दो स्टेट में स्प्लिट हो जाएगी। वो हो जाएगी 2f 7/2, 2f 5/2। और लोअर एनर्जी स्टेट के बारे में बात करें तो लोअर एनर्जी स्टेट हमारी क्या है? 3d है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हाफ रहेगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और क्योंकि ये d ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो j की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगी 3/2, ऐड करोगे तो आएगा 5/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो जाएंगे 2d 5/2 एंड 2d 3/2। ठीक है, यहां मैं लिख दूं तो यानी जो लोअर एनर्जी स्टेट है 3d है, यानी NF से 3d में जब ट्रांजिशन होता है तो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलती है वो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से ये जो 3d एनर्जी स्टेट है वो दो स्टेट में स्प्लिट हो जाता है। उनके नाम मैं दे देता हूं 2d 5/2 एंड 2d 3/2। तो ट्रांजिशन जो होगा, अगेन हम वही सिलेक्शन रूल फॉलो करेंगे, j = 0 ±1, डेल्टा L = क्या हो जाएगा? +-1 और डेल्टा S = 0। तो यहाँ अगर ये सारे सिलेक्शन रूल हम फॉलो करेंगे तो हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी? देख लो, 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। अगेन हमें क्या मिला है? ट्रिपलेट। इसका मतलब जो फंडामेंटल सीरीज है उसकी भी हर एक स्पेक्ट्रल लाइन के 3 कंपोनेंट मिलेंगे। इसका मतलब हमें हर बार क्या मिलेगा? ट्रिपलेट मिलेगा। इस तरह से आप फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी मतलब थ्योरी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा। मीन्स आप इसका नाम ऐसे दे सकते हो, थ्योरी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख दे रहा हूँ? थ्योरी लिख दे रहा हूँ। तो थ्योरी में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल में जब तक अब तक जो हमने बात की, हमने देखा कि एक स्पेक्ट्रल लाइन के कितने कंपोनेंट मिलते हैं, उसको हमने एक्सप्लेन किया था स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की हेल्प से। देखा था हमने कि जो शार्प सीरीज होती है, शार्प सीरीज, उसमें हमने देखा कि एक स्पेक्ट्रल लाइन के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ए केस था। बी केस था कि प्रिंसिपल सीरीज, इसमें एक स्पेक्ट्रल लाइन के भी हमें 2 कंपोनेंट मिलते हैं, मीन्स डबलेट मिलते हैं। डबलेट, यहां पे भी हमें क्या मिला था? डबलेट। सी डिफ्यूज सीरीज, इसमें हमने देखा कि एक स्पेक्ट्रल लाइन के हमें 3 कंपोनेंट मिल रहे थे, यानी हमें ट्रिपलेट मिल रहा था।
और नेक्स्ट हमने देखा फंडामेंटल सीरीज। इसमें भी एक स्पेक्ट्रल लाइन के हमें 3 कंपोनेंट मिल रहे थे, मीन्स ट्रिपलेट मिल रहे हैं। लेकिन अब थ्योरी में हमें ये बात करनी है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन के जो कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं, ये किसके वजह से मिल रहा है? जब एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हुई। समझ में आ रही बात कि ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन के कंपोनेंट हमें तब मिलते हैं जब एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होती है। क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर शार्प सीरीज की बात करूं, शार्प सीरीज, तो शार्प सीरीज कब जनरेट होती है? जब NS से 3P में जब ट्रांजिशन होता है। तो हमने देखा था जो NS का एनर्जी लेवल था वो अनस्प्लिटेड रह गया, लेकिन जो 3P का जो एनर्जी लेवल था वो स्प्लिट होकर 2 लेवल में स्प्लिट हो गया। मीन्स एक एनर्जी लेवल 2 लेवल में स्प्लिट हो गया। तभी हमें ट्रांजिशन से 2 स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी। इसको हम 2s1/2 लिख रहे थे, इसको हम 2p3/2 और इसको हम 2p1/2 लिख रहे थे। तो इस तरह से, बट थ्योरी में हम बात करेंगे कि जो ये एनर्जी का करेक्शन हुआ, जो ये एनर्जी का चेंज हुआ, मैं अभी E' से दिखा रहा हूं, एनर्जी में चेंज हुआ है, मीन्स मुझे ये एनर्जी करेक्शन को कैलकुलेट करना है। मीन्स थ्योरी में हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी करेक्शन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है ना बात कि स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से जो एक एनर्जी लेवल था उसकी वैल्यू में चेंज हुआ, वो चेंज मैं E' से दिखा रहा हूं। मीन्स मुझे E' को कैलकुलेट करना है कि कितना एनर्जी शिफ्ट हुई, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी शिफ्ट हुई ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा की थ्योरी को। तो अब तक मैंने ये बताया कि एल्कली स्पेक्ट्रा, जो एल्कली एटम्स होते हैं, उनका जो फर्स्ट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो ये S होता है, S वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड S+1 h कैप होता है। ये किसके वजह से होता है? सिर्फ एक अनपेयर्ड, ड्यू टू सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर हमें पता है S की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, जिसकी वैल्यू होती है μs की -2e/2m s वेक्टर। ठीक है, वेयर E is the charge of electron and m is the mass of electron, s is the spin angular momentum। क्लियर हो गई बात? और ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसका? एल्कली एटम का। कितना होता है? L का मैग्नीट्यूड इक्वल टू L+1 h कैप, वेयर हमें पता है L क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बताया था कैसे। अच्छा, इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अच्छा ये भी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल्कली एटम जनरेट होता आता है, उसके वजह से
मैग्नेटिक मोमेंट भी क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और इसकी वैल्यू होती है म्यू एल की वैल्यू होती है E/2m एल। ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, मींस इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट होंगे तो एटम की एनर्जी में चेंज होता है, ये करेक्शन होता है। ठीक है, उसको हमें पढ़ना है, तो मिटा दो। तो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लेवल में जो चेंज होता है एटम की, उसको हम समझने के लिए ये एज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल बी, यानी ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, म्यू एल की वजह से जनरेट हुआ है। उसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस को रखा है। तो म्यू एस को रखने के लिए हमने एक डाइपोल मोमेंट, एक मैग्नेटिक डाइपोल से दिखा दिया म्यू एस को। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस इंटरेक्शन को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, मींस स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो म्यू एल की वजह से जनरेट हुआ है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से जनरेट हुआ है। उसमें मैंने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को रखा है, मींस एक मैंने बार मैग्नेट दिखा दिया, एक बार मैग्नेट से मैंने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों के इंटरेक्शन को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मैंने किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रख रखा है और वो बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर देता है जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस डॉट बी होती है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं इसके फॉर्मूले को अगर और खोलूं तो ये फॉर्मूला हो जाता है म्यू एस बी कॉस थीटा। मींस अलग अलग एंगल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है, मींस पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है व्हेन म्यू एस एंड म्यू एल इंटरेक्ट टू ईच अदर। तो इनके इंटरेक्शन से एनर्जी में चेंज हो रहा है, कभी वो एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, कभी डिक्रीज हो जा रही है। जब इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी, जब इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी में करेक्शन आ रहा है, किसकी वजह से, जब म्यू एस एंड म्यू एल इंटरेक्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी के इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्टर्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पर्टर्वेशन जो इन दोनों के इंटरेक्शन से क्रिएट हो जा रहा है। देन पर्टर्ब एनर्जी, पर्टर्ब एनर्जी मीन्स एनर्जी करेक्शन, इसको आप ये भी कह सकते हो एनर्जी करेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पर्टर्वेशन थ्योरी। तो पर्टर्वेशन थ्योरी में हम क्या करते हैं, एक पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन लेते हैं, उस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं और उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से हमें एनर्जी करेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन होगा वो हम इस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, म्यू एस डॉट दिखाई दे रहा है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये हो गया पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ये एक्सप्रेशन आप सब लोग नोट करते रहना। अच्छा, यहाँ पे देखो म्यू एस की डायरेक्शन हमें पता है, जिधर स्पिन एंगुलर, देखो म्यू एस की वैल्यू हमें पता है, म्यू एस की वैल्यू क्या थी, -2 E/2m एस वेक्टर। तो म्यू एस तो हमें करेक्टली पता है, लेकिन बी की डायरेक्शन हमें नहीं पता है, बिकॉज एटम के अंदर बी की डायरेक्शन क्या होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग हमें चेक करना है। मीन समझ रहे हो ना, देखो
फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं एल्कली एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ZnE है, मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियस का क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसी में ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है एल्कली एटम का। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स होती है, वो है रेडियल टू आउटसाइड टुवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग लेनी है। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है B इक्वल टू, मेरे को भी याद नहीं है, मैं देख लेता हूं, B इक्वल टू E क्रॉस V, 1/c E क्रॉस V, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम B की डायरेक्शन E के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, जो कि एटम के केस में फिक्स होती है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मोशन करेगा डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो हम बी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, इस न्यूक्लियस के केस में इस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हो जाएगा 1/4πε0 ZnE, जो न्यूक्लियस का चार्ज हुआ ZnE अपॉन R²। अब अगर मैं इसको डायरेक्शन दूं तो ये तो मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन देने के लिए मुझे R वेक्टर के टर्म में लिखना होगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 ZnE अपॉन R³ R वेक्टर। ठीक है, फटाफट इसे नोट कर लो। मिटा दूं, मैं मिटा रहा हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां लगाता हूं। ठीक है, मिटाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब आप लगाओगे तो B की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/c, ये c² है, नोट कर लेना। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी ये 1/c² है, ब्रैकेट में E क्रॉस V। तो c² इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लगा दें तो क्या होता है 1/4πε0 ZnE अपॉन R³। ठीक है, यहां E की जगह मैंने बोला था R वेक्टर होगा और उसका V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, V वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और इसको यानी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अच्छा, मैं ऊपर नीचे M का मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। मैंने ऊपर नीचे M का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 c²m, ठीक, इंटू ZnE अपॉन R³। M का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, M R क्रॉस V। ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। ठीक है, देख लें कैसे। देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम का क्या होता है, L इक्वल टू R क्रॉस P। P इज द लीनियर मोमेंटम और P की वैल्यू पता है आपको m v होती है, तो यहां लगाओगे तो m R क्रॉस V। तो ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड था, ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा B इक्वल टू 1/4πε0 c²m और ये हो जाएगा ZnE अपॉन R³ L वेक्टर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें नोट कर लो, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में लगा रहा हूं। किसकी वैल्यू लगाऊंगा, μs की वैल्यू लगाऊंगा इस फॉर्मूले में और b की भी वैल्यू लगाऊंगा इस फॉर्मूले में। मैं मिटा रहा हूं, तो लगा के देखते हैं क्या आता है। मुझे तो याद है, आप लोग भी याद कर लेना। तो पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन क्या हो गया,
एच डैश इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू माइनस इंटू -2e/2m एस वेक्टर, ठीक है। और v की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 c² m ZNE/r³ l वेक्टर। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट था, इन दोनों के बीच में हमने क्या ले रखा है, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये m है m² हो जाएगा, और ये Zn और ये e है तो e² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का ZNE²/4πε0 m²c²r³ l.s। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में s को आगे पीछे लिख सकते हो, यानी इसे l.s या s.l दोनों लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये है परटब्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ परटब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर है। अब ये ऑपरेटर जो परटब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे ऑपरेटर क्या क्या है। इस परटब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को मैं हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये जो ऊपर कैप लगा रहा हूं, एच डैश के ऊपर कैप लगा रहा हूं, ये ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो देखो ZNE²/4πε0 m²c², ये तो पूरा का पूरा एक तरह से नंबर या कांस्टेंट हुआ। जो ऑपरेटर हुए वो कौन कौन से हुए, 1/r³। एक तो ये ऑपरेटर टर्म हुआ, और एक l.s, ये भी एक ऑपरेटर हुआ। मीन्स यहाँ पे एक ऑपरेटर ये है, एक ऑपरेटर ये है। मीन्स अगर मुझे परटब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू चाहिए किसी एटॉमिक स्टेट के लिए, तो मुझे एटॉमिक स्टेट के लिए इसकी और इस ऑपरेटर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं मिटा दूं। ठीक है, देखो ऑपरेटर की वैल्यू कब आती है, जब मैं किसी उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी एटॉमिक स्टेट के लिए निकालूं, क्योंकि ये एटम का ऑपरेटर है, एटम के लिए, एटम की किसी स्टेट के लिए ऑपरेटर हमने बनाया है। तो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर इन एटॉमिक स्टेट, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर इन एटॉमिक स्टेट। मीन्स अगर मैं कहूं 1/r³ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो इसका मतलब क्या होता है, ψnlm 1/r³ ψnlm। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने ये एक्सप्रेशन बहुत कैलकुलेट किया होगा। मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू बता दे रहा हूं। इसकी वैल्यू आती है 1/, डायरेक्टली लिख देते हैं, Zn³ ही है ना, A03 n³ l l+12 l+1 EL। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कब है, फॉर L इज ग्रेटर देन 0 स्टेट के लिए। मीन्स जहां पे इस L की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उन सब के लिए 1/r³ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये आएगी। क्लियर होगी बात, इस ऑपरेटर की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं मिटाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये एटम का वेव फंक्शन, एटॉमिक वेव फंक्शन है, तो एटॉमिक वेव फंक्शन पे जब मैं ऑपरेट करूंगा तब जाके इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए,
एल डॉट एस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए। तो ये भी मैंने बहुत बार कैलकुलेट किया है, जब हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने इसको कैलकुलेट करना बताया था। कैसे कैलकुलेट होता है, देखो J इक्वल टू एल प्लस एस होता है। तो मैं J का स्क्वायर करूंगा तो ये J का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर प्लस 2L डॉट एस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां से L डॉट एस निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, J का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। हाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, क्योंकि मुझे J की वैल्यू पता है, J मॉड की वैल्यू पता है, क्या है, J प्लस 1 एच कैट, ऐसी L की वैल्यू, ऐसी S की वैल्यू मैंने लिख के दिखाई है। तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो L डॉट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी एटॉमिक स्टेट के लिए, ठीक है, किसी एटॉमिक स्टेट के लिए ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एच कैट स्क्वायर। ठीक है, मीन्स मैं डायरेक्टली इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताऊं तो क्या होगी किसी एटॉमिक स्टेट में, डायरेक्ट यही वैल्यू आप लिख देते। मीन्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल डॉट एस क्या हो जाएगा, ऐसे लिखोगे। इसका मतलब ये होगा कि साई एन एल एम, यानी किसी एटॉमिक स्टेट के जब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 J प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। दिखाई दे रहा है, और यहां पे क्या हो जाएगा, एच कैट स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें ये तो पता ही है, J स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी। ठीक है, मैंने ये एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिख रखा है और ये क्वांटम नंबर के टर्म में लिख रखा है। ठीक है, अगर मैं इसके टर्म में लिखूंगा तो ये ऐसा होगा, एच कैट स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये किसके टर्म में लिख रखा है, क्वांटम नंबर के टर्म में, और ये हमने एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिख रखा है, और ये क्वांटम नंबर के टर्म में लिख रखा है। ठीक है, आप नोट कर लो, मिटा दो। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, मैं खाली वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू कौन सी पुट करूंगा, ये वाली पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं। तो अगर मैं कहूं कि पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो यही वैल्यू मुझे एनर्जी करेक्शन देगी। यानी जितनी, मीन्स ये जो एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ये ई डैश ये हुआ। मीन्स एक एनर्जी लेवल जो E1 था, उसमें जितना चेंज हो रहा है, उस एनर्जी में जितना चेंज हो रहा है, ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन आपने पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को एटॉमिक स्टेट पे अप्लाई किया है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का मतलब इसको और इसको सेपरेटली कैलकुलेट करना, वो हम कर चुके हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ZNE स्क्वायर अपॉन 4πε0 m स्क्वायर C स्क्वायर। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ रही थी, लिख देते हैं, ZN की पावर 3 अपॉन A0 क्यूब N क्यूब L प्लस हाफ L प्लस 1। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ रही थी, ये किसकी वैल्यू आ रही थी, इस 1/r क्यूब की, और L डॉट एस की वैल्यू आ रही थी 1/2 J प्लस 1 L प्लस 1 माइनस S प्लस
ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही थी, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, ओवरऑल हमें ये रिजल्ट मिल रहा था। मैं बस चेक कर रहा हूं ताकि गलत ना आए रिजल्ट। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं किसके टर्म में? रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में। यानी इस एक्सप्रेशन को रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में बनाने की कोशिश करूं तो पहले मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बता दूं क्या होती है। me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर CH, यही। और ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये इनफाइनाइट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने इस केस में एटॉमिक न्यूक्लियस को हमने इनफाइनाइटली हैवी रिप्रेजेंट किया, यानी इलेक्ट्रॉन का मास इसके कंपेयर में, न्यूक्लियस के कंपेयर में लगभग 0 है, या न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में पूरा का पूरा इनफाइनाइट है। यानी हमने एटॉमिक न्यूक्लियस को इनफाइनाइटली हैवी एज्यूम किया है, इसलिए मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट को R इनफाइनाइट शो किया है। ठीक है, इसका मतलब है m टेंड्स टू इनफाइनाइट मींस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये कैपिटल M क्या दिखा रहा है? मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी मास ऑफ न्यूक्लियस मैंने क्या ले रखा है? इनफाइनाइटली इंफिनिटी ले रखा है। ठीक है, उस केस में रिडबर्ग कांस्टेंट कुछ ऐसा होता है। और एक होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, अल्फा इक्वल टू होता है E² अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 HC। ठीक है, यहां पे देखो मैंने, सॉरी यहां पे एक चीज गलत लिख दी। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एचकेट ही आएगा, लिख देता हूं 1/2 J+1 L+1 -S+1 और ब्रैकेट के बाहर एचकेट का स्क्वायर। मैं बता दूं जो ये एचकेट है इसकी वैल्यू होती है h/2π होती है। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है ये प्लांक कांस्टेंट h के टर्म में है, और जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है ये रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे मीन्स इस एक्सप्रेशन में आप R इंफिनिटी डालोगे और अल्फा भी डालोगे, तो ये एक्सप्रेशन मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा वो दिखा दे रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मैंने एक और चीज ली है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं। क्या लिया है मैंने? ठीक है, देखता हूं अभी। हाँ, ये मिल गया। एक और कांस्टेंट को हम रिप्लेस करेंगे A0 की जगह हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन 0 h² अपॉन जो A0 की वैल्यू होती है जिसे हम बोहर रेडियस कहते हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है π m⁴ इतनी होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं 4πε0। ठीक है, 4πε0 h² अपॉन 4π² me²। ठीक है, आप मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको एक ये कांस्टेंट, एक ये कांस्टेंट और एक ये कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिख के दे दी। अगर आप इन सबको इसमें पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? मीन्स
आपको सारे कांस्टेंट की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। जो इस ई डैश को कैलकुलेट करना है तो ई डैश की वैल्यू हो जाएगी किसके टर्म में, आर इंफिनिटी और अल्फा के टर्म में हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड एन की पावर 4 एच सी अपॉन 2n क्यूब एल प्लस हाफ एल प्लस 1 जे प्लस 1 एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1, ये वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, नोट करो। मीन्स हम ई डैश को और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें मैं मिटा दूं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं एक्सप्रेशन सही है या नहीं। ठीक है, इतना ही है। चलो करेक्ट है, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, बाकी चीजें, ये सब चीजें पुट करके आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो। मेरा मेन काम इसी एक्सप्रेशन से है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, बाकी सब चीजें मैं मिटा देता हूं। ठीक है, या इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। ई डैश इक्वल टू हमारा क्या मिल रहा है, आर इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड एन की पावर 4 एच सी अपॉन 2n क्यूब एल प्लस हाफ एल प्लस 1, और ये हो जाएगा जे प्लस 1 एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। ठीक है, ये रहा एनर्जी करेक्शन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। क्लियर हो गई बात। अब हमें पता है फॉर एल्कली एटम हमें एक चीज पता है, क्या, एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, हाफ है। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हमें पता है एल प्लस माइनस हाफ होती है, मीन्स प्लस माइनस एस होती है, यानी जे की वैल्यू एल्कली एटम के लिए क्या हो जाएगी, प्लस माइनस हाफ हो जाएगी, है ना। यानी यहां एल्कली एटम के लिए मेरे पास जे की दो वैल्यू होगी। ठीक, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फॉर जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए ई डैश को मैं E1 डैश कह सकता हूं, मतलब टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की दो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब एनर्जी लेवल में दो टाइप की शिफ्ट होंगी, एक जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए शिफ्ट होगी, एक जे इक्वल टू एल माइनस हाफ के लिए शिफ्ट होगी। तो दोनों की शिफ्ट को पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये है जे इक्वल टू एल प्लस हाफ की शिफ्ट, तो देखिए जे इक्वल टू एल प्लस हाफ की शिफ्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर इनफाइनाइट अल्फा स्क्वायर जेड एन की पावर 4 एच सी अपॉन 2n स्क्वायर एल प्लस हाफ एल प्लस 1। ठीक है, अगर जो लोग ये सोच रहे होंगे ये जेड एन ई क्या है, तो इफेक्टिव चार्ज, जेड एन इज द इफेक्टिव
इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ZnE इज द इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ये ZnE के बारे में मैंने पता है, ये Zn के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया होगा जब मैंने एल्कली स्पेक्ट्रा का वीडियो बनाया था। एल्कली स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के 25th वीडियो में, तो उसमें मैंने ये ZnE के बारे में डिटेल में बात की है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये Zn क्या है। ठीक है, तो Zn इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो हर एक एटम के लिए Zn की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग एटम के लिए Zn की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो फॉर J इक्वल टू L प्लस माइनस हाफ के लिए अब J की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस हाफ L प्लस 3/2। अच्छा, और L की तो यही रहेगी माइनस L प्लस 1। अच्छा, S की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 1/2 इंटू 3/2। इसको और सॉल्व करोगे तो इस चीज को तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 3/2L प्लस 1/2L प्लस 3/4, और ये हो जाएगा माइनस L स्क्वायर माइनस L, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3/4। अच्छा, ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल, प्लस L स्क्वायर कैंसिल माइनस L स्क्वायर से, और देखो ये 3/2 1/2 कितना हो जाएगा, ये 4/2। समझ में आ रहा है, यानी ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये ब्रैकेट टर्म में हमें मिलेगा 2L माइनस L। इसका मतलब इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, E1 की वैल्यू हमें मिलेगी R इंफाइनाइट अल्फा स्क्वायर Zn की पावर 4 HC अपॉन 2n स्क्वायर n, 2n क्यूब है स्क्वायर नहीं है, 2n क्यूब L प्लस हाफ L प्लस 1 इंटू L। ठीक है, ये किसके लिए आया, फॉर J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए। ठीक है, मिटा दो। अब हम कैलकुलेट करते हैं J माइनस हाफ के लिए, J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या होगी, ये J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए, तो E डैश यहां लिख देते हैं पहले, J इक्वल टू L माइनस हाफ, तो E इसको हम E2 डैश बोल सकते हैं, तो E2 डैश क्या हो जाएगा, R इंफाइनाइट अल्फा स्क्वायर Zn की पावर 4 HC अपॉन 2n क्यूब L प्लस हाफ L प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L माइनस हाफ और ये L प्लस हाफ। ठीक, माइनस ये L प्लस 1 माइनस हाफ इंटू 3/2। तो कैलकुलेट करेंगे, ये वाला टर्म ऐसे रहने दोगे, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 1/4, और ये हो जाएगा माइनस L स्क्वायर माइनस L, और ये हो जाएगा माइनस 3/4। सॉल्व करोगे अगेन ये वाला पूरा टर्म ऐसे ही लिख देंगे, तो देखो L प्लस L स्क्वायर से माइनस L स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1/4 यहाँ 3/4, तो यानी माइनस का 1 और ये माइनस का L, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, E डैश इक्वल टू R इंफाइनाइट अल्फा स्क्वायर Zn की पावर 4 HC अपॉन 2n क्यूब L प्लस हाफ L प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस L प्लस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है।
ठीक है, तो ये क्या था, E2 डैश था। तो इसका मतलब अगर ये मैं टोटल गैपिंग कैलकुलेट करूं, ये टोटल गैपिंग डेल्टा ई बोलूं, टोटल स्प्लिटेड गैप बिटवीन टू स्प्लिटेड लेवल अगर मैं बोलूं डेल्टा ई हो, तो वो क्या हो जाएगा, E1 डैश, इस लेवल को हमने E1 डैश नाम दिया, इस लेवल को हमने E2 डैश नाम दिया, तो डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं मिटा दूं, तो मैं मिटा दूं, ठीक है। तो डेल्टा ई यानी गैपिंग बिटवीन स्प्लिटेड लेवल क्या हो जाएगी, E1 डैश माइनस E2 डैश। अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, R इनफाइनाइट अल्फा स्क्वायर जेड एन की पावर 4 एच सी अपॉन 2n क्यूब एल एल प्लस हाफ एल प्लस 1। अच्छा, ये l है वो l प्लस 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, l माइनस l प्लस 1, ठीक है। तो यानी l से l कैंसिल, यानी प्लस 1। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्या गड़बड़ हो गया, हाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे थे ना बेटा। गड़बड़ ये हुआ कि इसकी एनर्जी ज्यादा थी एन, इसकी एनर्जी कम थी, तो माइनस का साइन, और ये क्या है ब्रैकेट में L प्लस 1 है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये चीज सेम रखना, तो ये हो जाएगा L, फिर गड़बड़ देता हूं ना, देखो ये ऐसा है ना, माइनस करा और ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस L प्लस 1 था, ऐसा था, है ना। ये बीच में माइनस का साइन ये, और इसके पास अपना माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया L, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं एक्सप्रेशन अब कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, अब इसको पूरा लिखते हैं, डेल्टा E इक्वल टू R इनफाइनाइट अल्फा स्क्वायर जेड एन की पावर 4 एच सी अपॉन 2n क्यूब एल एल प्लस हाफ एल प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया 2l प्लस 1। तो 2l प्लस 1 यहां से दिख रहा है, क्लियर हो रही बात। यहां 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, या मैं इस एक्सप्रेशन को, मीन्स इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, 2l प्लस 1 लिख सकता हूं बाई 2। तो देखो 2l प्लस 1 से 2l प्लस 1 कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। यानी जो गैपिंग बिटवीन टू स्प्लिटेड लेवल, एनर्जी गैपिंग बिटवीन टू स्प्लिटेड लेवल क्या हो जाएगा, R इनफाइनाइट अल्फा स्क्वायर जेड एन की पावर 4 एच सी अपॉन 2n क्यूब एल एल प्लस 1। ये होगा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ये नोट करना। तो आप इन दोनों के बारे में क्या लिख सकते हो, मेन ये है, दिस रिप्रेजेंट एनर्जी करेक्शन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, और ये क्या रहेगा, दिस रिप्रेजेंट एनर्जी गैप बिटवीन टू स्प्लिटेड एनर्जी levels of L3 atom due to spin orbital interaction।
राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा मैं खींचूंगा वीडियो, मेरी राइटिंग उतनी खराब होती जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने बता दिया क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेन हमें काम है इस एक्सप्रेशन का, तो हम इस एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैंने जेड एन ई को आप ये भी कह, जेड एन ई को तो आप कहोगे इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जेड एन को आप कहोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आप ऐसे नाम दे सकते हो। यहाँ पे जो जेड एन, जेड सफिक्स में एन लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखो, ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन 3p में, क्योंकि एल्किली एटम में एक ही ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन 3p स्टेट में है। ठीक है, तो 3p स्टेट में p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1, और वही इलेक्ट्रॉन अगर 3d स्टेट में है जिसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 2, और वही इलेक्ट्रॉन 3f स्टेट में है जिसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 3। सॉरी, हाँ ऐसे दिखाते हैं, इसे कर देते हैं np स्टेट में है, nd स्टेट में है, और ये nf स्टेट में है। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन इन्हीं तीनों में जा रहा है, क्योंकि अगर वो s ऑर्बिटल में रहेगा तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हुई नहीं, क्यों नहीं हुई वो बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी स्टेट में होता है तो देखो L की वैल्यू जितनी कम होगी, एनर्जी देखो L की वैल्यू नीचे आ रही है, तो L की वैल्यू जितनी कम होगी स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ज्यादा होगा। मींस ये जो लेवल होंगे, ये दो लेवलों के बीच की गैपिंग ज्यादा होगी, बिकॉज L की वैल्यू कम है। तो यानी मैं एक तरह से कहूं तो 2p 3/2 और 2p 1/2 के बीच का जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसी nd में भी हमने देखा कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से इसकी भी जो स्टेट है दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जानी, जिसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से क्या लिखाया था 2d 5/2 एंड 2d 3/2। तो इनकी गैपिंग इससे कम हो, क्योंकि L की वैल्यू अब इंक्रीज कर रही है। जैसे L की वैल्यू इंक्रीज करेगी जो सेपरेशन गैप होगा वो डिक्रीज होगा, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका इससे कम होगा, और इसका उससे भी कम होगा, बिकॉज इसमें L की वैल्यू और ज्यादा है, और ज्यादा होगी तो इसका मतलब डेल्टा E का एक्सप्रेशन और कम हो जाएगा। मींस 2f 7/2 एंड 2f 5/2 के बीच का एनर्जी गैप, ये डेल्टा E और कम मिलेगा हमें। तो ये एक्सप्रेशन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो हमने स्प्लिटिंग गैप निकाल लिया। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में होगा तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, बिकॉज L की वैल्यू वहां 0 होती है। तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है कब, जब L की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ये एक्सप्रेशन वैलिड है जब L की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। जब L की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में स्प्लिटिंग नहीं होती, बिकॉज जब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो s की वैल्यू तो हाफ हो जाएगी, L की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो J की वैल्यू एक ही रहेगी। चाहे आप ऐड कर लो चाहे सब्सट्रैक्ट कर लो, आना हाफ है, इसका मतलब लेवल में स्प्लिटिंग हुई, तो इसलिए गैप भी नहीं हुआ। तो इस तरह से आप एग्जाम में फाइन स्ट्रक्चर और एल्कली स्पेक्ट्रा पे लिख के आ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय। रुको, एक गलती मैंने देख ली, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने ये गलती अभी देखी, नहीं तो उसी टाइम बना देता। E1 डैश माइनस E2 डैश को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप देख लेना कैलकुलेशन में यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो ये दिस रिप्रेजेंट एनर्जी गैप बिटवीन 2 स्प्लिटेड एनर्जी लेवल ऑफ एल्कली एटम ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन का एक्सप्रेशन ये होगा। तो आप इसको क्लियरली देख लो और नोट कर लो, ठीक है, गलती मत करना।
कि यहाँ पे 2 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो लास्ट में फिर से इसको एक बार और देख लेना। मैंने तो अब वो चीज मिटा दी है तो मैं करेक्ट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप डेल्टा E1 डैश माइनस E2 डैश को जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलेगा। आप चेक कर लेना, एक्सप्रेशन यही है और ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। मैंने देख लिया। अच्छा हुआ गलती पकड़ ली, नहीं तो दोबारा वीडियो बनाना पड़ जाता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।